Hello friends, my name is Hiranti Veerwal. I am presently working as a probationary officer in State Bank of India. सबसे पहले SBI JA में ज्वाइनिंग लिया था मैम आपने, उसके बाद इन्होंने IBPS PO का एग्जाम क्रैक किया, देन उसके बाद SBI PO का एग्जाम क्रैक किया है। 2000 मार्क्स का पूरा प्रोबेशन पीरियड होता है। फिर मैं दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ती थी। मेरी तो 5 स्टेप वाली पॉलिसी थी। इंग्लिश अच्छी होती है बट जो एग्जाम की इंग्लिश होती है वो डिफरेंट होती है राइट। कुछ ऐसे टॉपिक्स उठाए जहाँ पे मैं पुअर थी, मैंने उन पे वर्क किया और जो जिसमें मैं ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं कर पा रही हूँ उसमें मैंने टाइमिंग पे ध्यान देना स्टार्ट किया। हम अगर अपनी गलतियों पे काम करते रहेंगे तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा। Hello friends, my name is Hiranti Veerwal. I am presently working as a probationary officer in State Bank of India and today I am with Sumit sir to share my journey and experiences. जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर हमारे साथ हिरंती जी है जो अपना पूरा मतलब किस तरीके से उन्होंने स्टार्टिंग की थी, तैयारी क्या रही उनकी जर्नी, सारी चीज़ों के बारे में आप बताने वाले हैं। बट उसके पहले मैं हिरंती जी के बारे में बता दूँ आपको कि हिरंती जी ने एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया। सबसे पहले SBI JA में ज्वाइनिंग लिया था मैम आपने, उसके बाद इन्होंने IBPS PO का एग्ज़ाम क्रैक किया, देन उसके बाद SBI PO का एग्ज़ाम क्रैक किया है और उसके बाद RBI ग्रेड बी का एग्ज़ाम क्लियर किया। और मैम अभी आपने बताया कि आपका 2 दिन बाद इंटरव्यू भी होने वाला है, सेकंड टाइम इंटरव्यू होने वाला है RBI ग्रेड में। तो इतने सारे एग्जाम्स क्रैक किए। तो दोस्तों आज के इस छोटे से सेशन में हम जानेंगे कि क्या रही थी हिरंती जी की स्ट्रैटेजी, किस तरीके से उन्होंने इतने सारे एग्जाम क्लियर किए। मैम सबसे पहले बात करते हैं कि आपने जो तैयारी स्टार्ट की थी कौन सी ईयर में किया था? सर 2021। 2021 में तैयारी स्टार्ट किया था। और आपका जो पहला एग्जाम क्लियर हुआ था कब हुआ था? सर 2022। मतलब 1 साल के अंदर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया था। कैसा लगा मैम, मतलब पहला एग्ज़ाम जब क्लियर किया था आपने? सर इट वाज अ फीलिंग ऑफ एक्सटेसी। लोग बोलते जन्नत नहीं होती है बट वो फीलिंग होती है, वो मोमेंट आपको ऐसे लगता है कि आपने इतनी मेहनत की है, इट्स फाइनली गिविंग यू रिजल्ट्स। मैम ऐसा कई बार लगता है ना कि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इतने ज़्यादा कंपटीशन में हम सिलेक्शन ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, कई बार बच्चे डर जाते हैं। तो क्या ऐसा कुछ डर आपको कभी लगा? नहीं सर, ऐसा डर तो नहीं लगा बट सेल्फ डाउट रहता है कि क्या मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। हाँ। और वो सेल्फ डाउट रहता है जब तक आप रिजल्ट नहीं देख लो ना, वो उस मोमेंट तक सेल्फ डाउट रहता है कि शायद नहीं होगा। अच्छा, एक और बात बच्चों आपको बता दें हिरंती जी के बारे में कि SBI PO में ऑल इंडिया रैंक 3 लेकर आए थे मैम। और कैसा लगा था मैम जब पता चला कि SBI PO जैसा एग्जामिनेशन में ऑल ओवर इंडिया रैंक 3 आपका आया? तो लाइक क्या फीलिंग था? सर मार्क्स अच्छे थे मुझे पता है बट उस टाइम हमारी ट्रेनिंग चल रही थी तो इन फ्रेंड्स ने बोला कि एक बार RTI डाल के तो देख, तेरे मार्क्स अच्छे हैं, शायद तेरे को कोई अच्छी रैंक आई हो। तो मैंने डाल दिया। मतलब फ्रेंड्स के कहने पे आपने डाला था? ओके। तो जब फाइनली पता चला कि ऑल इंडिया रैंक 3rd है तो एक बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया कि आई हैव डन समथिंग, अच्छे से किया मैंने। मैम यहाँ पर हम एक बात जानना चाहेंगे, मतलब आपने इतने सारे एग्जाम्स एक साथ क्रैक किए तो कई बार ये सोचना होता है कि स्कूल में आप बहुत अच्छे रहे होंगे तो इसलिए शायद हो सकता है। तो स्कूल का कैसा रहा था आपका परफॉर्मेंस? 10th में कैसा था, 12th में कैसा था? सर 10th के अंदर मेरे को 7.2 CGPA आए थे विच अप्रोक्सीमेट्स अराउंड 68%। ओके। और 12th के अंदर मेरे को 90% आए थे। ओके। और टॉकिंग अबाउट मैथ्स तो मेरा वो इतना वीक सब्जेक्ट था कि आई वॉज जस्ट 10th निकल जाए बस मैथ्स ख़त्म हो जाएगा। मेरे को एक्चुअली बेयरली आई वॉज पासिंग इन मैथ्स, तो वो सीन था। मतलब बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे कि भाई मैथ सब्जेक्ट अगर आपका वीक है, मैम जनरली क्या होता है बच्चे मैसेज करते हैं कि सर हम आर्ट्स बैकग्राउंड से, हमारा मैथ इतना स्ट्रांग नहीं है तो क्या हम तैयारी कर सकते हैं? तो आप यहाँ पर आपके सामने एक एग्जांपल है जिन्होंने बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए और मैथ्स उनका भी बहुत वीक था। मतलब अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप भी एग्ज़ाम क्रैक डेफिनेटली कर लेंगे। मैम एक और चीज़ आता है कि बच्चे कई बार कमेंट करते हैं कि दिन भर में कितना घंटा पढ़े ताकि हम लोग सिलेक्शन ले पाए, तो आप कितना पढ़ते थे, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी, किस तरीके से आप सारी चीज़ों को कंप्लीट करते थे? सर मैं दिन में 3 से 4 घंटे पढ़ती बस? थी पर मैं डेली पढ़ती थी। ओके। तो 3 से 4 घंटे ऐसा है कि मंडे भी हो, संडे हो, सैटरडे हो, कोई सा भी दिन हो, त्योहार का भी दिन हो, तो मैं डेली पढ़ूंगी बिकॉज आई बिलीव कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। आप आज पढ़ो कल पढ़ो, उसे वो रिविजन होता है बेसिकली आप जो रोज़ पढ़ रहे हो। और मेरी तो 5 स्टेप वाली पॉलिसी थी कि जब मेरे को फर्स्ट पता चला कि एग्ज़ाम है और मैं आई वॉज परस्यूइंग इट, तो फर्स्ट थिंग मैंने उसका सिलेबस देखा, फिर उसके बाद में मैंने पास्ट ईयर पेपर देखे, फिर थर्ड मैंने कहा कि एक एक टॉपिक को उठा के थोड़ा बहुत करते हैं, उसके बाद में मैंने मॉक टेस्ट दिया और लोग वहाँ पे छोड़ देते हैं बट व्हाट आई बिलीव इज़ कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस उतना इम्पॉर्टेंट होता है।
तो मैं एनालाइज करती थी, अगर 2 घंटे का मॉक टेस्ट मैंने दिया है तो मैं उसे 2 घंटे ही बैठ के एनालाइज कर रही हूँ कि अगली बार अगर मैंने लगाया तो मुझे फुल आने चाहिए। ओके मतलब दोस्तों देख सकते हैं आप कि 3 से 4 घंटे पढ़ के भी एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। तो मैं मेरा ये मानना है कि 3 से 4 घंटे आपने जो अपनी स्ट्रैटेजी बनाई थी उसी के ऊपर काम करते थे, उसी की तरह से मेहनत करते थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट थे, रेगुलर थे, जो बात हम हमेशा करते हैं कि आपको रेगुलर रहना है। रेगुलर रहेंगे तो वहाँ पर हमारे सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैम ये तो आपका था कि ये स्ट्रैटेजी के साथ चलते थे आप। मैम बहुत सारे बच्चे ना अब ये जानना चाहते हैं, हम लोग SBI PO का जॉब करने वाले, तो उसके अंदर क्या एक्चुअल रोल होता है, क्या प्रोफाइल रहती है, किस तरीके से काम करना होता है। तो थोड़ा सा आपको कितना टाइम हो चुका है? मेरे को 1.5 ईयर्स हो चुके हैं। 1.5 ईयर हो चुका है, मतलब एक बहुत अच्छा आइडिया होगा आपको। तो ये बच्चों को बता दीजिए एक बार कि कैसा एक्सपीरियंस रहा अब तक का आपका। मेरा एक्सपीरियंस ऑल इन ऑल अच्छा रहा है। Okay. और SBI PO स्टार्टिंग के 2 साल जो प्रोबेशनरी ऑफिसर के एज प्रोबेशन होते हैं हमारे, Okay. तो उसके अंदर हमें 3 पोस्टिंग मिलती है और तीनों डिफरेंट एरियाज़ में होती है। तो फर्स्ट 6 मंथ्स की जो पोस्टिंग होती है वो रिटेल क्रेडिट के लिए होती है। आप उसमें नॉर्मल बैंकिंग फंक्शंस वगैरह सब सीखते हो, पर्सनल लोन इस सेगमेंट में ज़्यादा फोकस होता है। जो सेकंड होती है वो SME सेक्टर में होती है। और वो भी 6 मंथ्स की होती है। और जो लास्ट होती है वो एग्री में होती है, वो कंपल्सरीली 1 साल की रूसू पोस्टिंग होती है। तो रूरल और सेमी अर्बन ब्रांचेस मिलेंगी। और अभी मेरे को ऐसे लग रहा है कि SBI की जो पॉलिसीज़ है एज पोस्टिंग विथ रिगार्ड्स टू पोस्टिंग वो काफ़ी अच्छी हो गई हैं। तो पहले ऐसा था बहुत दूर दूर पोस्टिंग मिल जाती थी, बट जहाँ तक मैंने देखा है मेरे और मेरे ग्रुप के अंदर सब लोगों को आसपास की ही पोस्टिंग मिली है। तो जो एक मिथ है कि नहीं बहुत ज़्यादा दूर पोस्टिंग होती है, वैसा नहीं है। ओके मतलब पोस्टिंग मिल जाती है आपको, जिस एरिया में चाहिए रहती है उधर पोस्ट रहता है, तो इजीली आप लोगों को मिल जाता है। मैम प्रोबेशन पीरियड जो रहता है वो कितने टाइम का रहता है? 2 साल का। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है। और इसमें कुछ इंटरनल एग्जाम्स वगैरह होते हैं? जी सर। कैसा तो रहता है? 2000 मार्क्स का पूरा प्रोबेशन पीरियड होता है। ओके। और उसके अंदर सारा मार्क्स का डिवीजन है कि आपको किस किस चीज़ का से इवैल्यूएट करेंगे। तो 4 CPs होते हैं, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स, 3 असेसमेंट टेस्ट होते हैं। और हर बार जब हम एक ब्रांच का असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं ना, तो ब्रांच मैनेजर हमें मार्किंग करते हैं। ओके तो हमने कैसा काम किया है वो एक चीज़ मतलब वहाँ भी आपका एग्ज़ाम चलता रहता है। चलता है। अच्छा ये बताइए कि जैसे वो 2000 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, जी। तो उसमें कुछ मिनिमम पासिंग कुछ रहता है? 50% मार्क्स है ओवरऑल। और सर्टिफिकेशन जो प्रोग्राम होता है CPs, उसके अंदर 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। मेरे ख्याल से इजीली निकल जाते होंगे मार्क्स तो। हो जाते हैं कुछ के लिए, बाकी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। और रिसेंटली थोड़ी सी स्ट्रिक्ट पॉलिसी कर दी है कि आपको करना है 50% मार्क्स, अदरवाइज दे एक्सटेंड द प्रोबेशन। मतलब जॉब तो फिक्स है, प्रोबेशन आपका बढ़ जाता है थोड़ा सा आगे। तो मैम अब तक का मतलब SBI में जब से आप जॉब कर रहे हैं अच्छा लगता है? मतलब ऐसा कई बार सुना है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है कि पर्सनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाते, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, ये तो होता है, बट ऐसा होता है कि वो ब्रांच टू ब्रांच डिफर करता है। ओके। और इतना है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को मेंटेन कर सको, इट गिव्स यू एम्पल अपॉर्चुनिटीज़। पर ऐसा है कि अगर आपके ब्रांच हेड नहीं है, इतना सपोर्टिव नहीं है, या फिर ब्रांच में काम बहुत ज़्यादा है और स्टाफ कम है, हाँ। तो हो सकता है। बट इतना हम डेडिकेशन देना पड़ता है बैंक को, बिकॉज इट्स अ वर्क एंड वी आर सपोज टू, क्योंकि हम तो बैंक के एसेट्स हैं। यस यस यस, आज के टाइम में मतलब काम तो करना ही पड़ेगा। यस हिरंती जी, तो अब थोड़ा सा बात करते हैं हिरंती जी हम लोग आपकी तैयारी से रिलेटेड, कि आपने जब तैयारी स्टार्ट किया था, तो सब्जेक्ट वाइज थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपका इंग्लिश सब्जेक्ट पहले से ही थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहा होगा, जी। और बाद में फिर आपने किस तरीके से उसको इम्प्रूव किया था, किस तरीके से एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी किए थे? इंग्लिश का मेरा फर्स्ट सीन ये था कि मुझे जानना था कि उसके अंदर पूछा क्या जाता है। ओके। तो फर्स्ट टाइम मैंने जब पास्ट ईयर पेपर देखा तो मुझे एक रफ आइडिया मिल गया। और नॉर्मली हम लोग को नॉर्मली इंग्लिश अच्छी होती है, बट जो एग्जाम की इंग्लिश होती है वो डिफरेंट होती है, राइट। तो उसके अंदर आपको छोटी छोटी ग्रामेटिकल जैसे वो एरर्स पकड़नी है। आप अच्छी इंग्लिश बोलोगे, बट वो क्या आप कर पा रहे हो, क्या आपको इतना नॉलेज है, तो उस पर वर्क करना पड़ता है। बट इंग्लिश के लिए मेरा मेन स्ट्रैटेजी यही थी कि मैं जितने बार ही टेस्ट लगाया और टेस्ट में जो भी रिजल्ट आया मैंने उसे एनालाइज किया, जो सेशंस टेस्ट होते हैं वो वाले लगाए, और पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट को एनालाइज किया। तो मैंने फिर अपनी मिस्टेक्स को सुधारना सही किया कि ये बारी ये गलती हो गई है, अगली बार से नहीं होनी चाहिए। मतलब हम अगर अपनी गलतियों पे काम करते रहेंगे तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा।
ओके, सेकंड बात करते हैं, इंग्लिश हो गया, जीए के बारे में बात करते हैं। जीए किस तरीके से आपने तैयार किया था? सर जी तो डर लगता था स्टार्टिंग हाँ। में, बिकॉज इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट। Yes. ऐसा है कि समुद्र है, हाँ अब कैसे प्रिपेयर करना है, बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में कंफ्यूजन था कि इसको प्रिपेयर कैसे करूं। हाँ पर मैंने बहुत अप्रोचेस हैं और वो वैरी करती है, किसी के लिए ये स्ट्रैटेजी काम करे, किसी के लिए वो। बट मैंने पूरा फोकस करंट अफेयर्स को दिया। Okay. मैंने स्टैटिक को इतना फोकस नहीं दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं हर रोज़ का डेली करंट अफेयर्स पढ़ती थी और एक बारी मंथ के एंड में वो मंथ का रिवाइज कर लेती थी। Okay. ऐसा कि ये मैंने पढ़ा था तो मुझे रिकॉल हो जाता था, तो वही स्ट्रैटेजी थी मेरी। मतलब करंट अफेयर भी इस तरीके से आप बनाते रहे, कंटिन्यू करते रहे। रीजनिंग की क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? सर रीजनिंग बाय गॉड्स ग्रेस मेरा अच्छा था। अच्छा। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम रीजनिंग देखा, बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आई, बट वो जब पजल वगैरह बनाना स्टार्ट किया ना, तो मुझे इंटरेस्ट आता था रीजनिंग में, कि बहुत ज़्यादा इट एक्चुअली आपके माइंड सेल्स को जगा देता है। जगा देता है। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, मैंने पजल्स वगैरह किए, तो आई न्यू कि ये मेरा हो गया है, मेरे को सिर्फ टाइमिंग पे वर्क करना है। ओके। और फिर सिलॉजिज्म मेरे को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते थे, तो मैंने उस पर स्पेशली वर्क किया। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स उठाए जहाँ पे मैं पुअर थी, मैंने उन पे वर्क किया, और जो जिसमें मैं ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं कर पा रही हूँ, उसमें मैंने टाइमिंग पे ध्यान देना स्टार्ट किया। ओके, तो इस तरीके से आपने रीजनिंग को इम्प्रूव किया था। अब बात करते हैं मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स की आपकी कैसी तैयारी थी, किस तरीके से आपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग किया था? सर मैथ्स जब मेरे को पता चला कि मेरे को मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, तो मैं हाँ। सोचती थी 10th तो चली गई थी, हाँ। और फिर से हाँ। तो मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, बहुत ज़्यादा मैथ्स में। और जब मैं फर्स्ट टाइम देखा कि रेशियो जैसा सिंपल भी चैप्टर भी मुझे कंफ्यूज कर देता था, और छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत टफ लगती थी। फिर मैंने सोचा एक एक टॉपिक उठाते हैं, तो जो भी यूट्यूब पे सेशंस आते हैं, आप भी पढ़ाते थे सर, तो आपके जो सेशंस थे वो मैंने देखे, और उसके साथ में मैंने वो जो बुक आती है मैथ्स की, क्वांट की, वो ली, और उसके भी क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट किए। तो पहले बन नहीं रहे थे, ओके। फिर वो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट समझ में आए तो बनने लगे, पर फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। ओके। तो मैंने टाइमिंग पे वर्क किया, और स्पेशली जब आप यूट्यूब सेशंस अटेंड करते हो ना, तो उसका एक प्लस पॉइंट होता है कि आप एक पीयर ग्रुप के अंदर अटेंड कर रहे हो, वो Okay. ओपन फोरम है, तो आप समझ पा रहे हो कि आपके पीयर ग्रुप उस क्वेश्चन को कितने टाइम में लगा रहे हैं। सही। और अब ऐसा नहीं है, किसी भी क्वेश्चन का एक ऐसा नहीं है कि ये आइडियल टाइम है कि ये वाले क्वेश्चन को, वो है कि कौन आपसे जल्दी कर पा रहा है। तो मैंने वो स्टार्ट किया कि हाँ ठीक है, अगर मैं अपने पीयर ग्रुप के मैच कर रही हूँ, तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि हाँ ठीक है। अच्छा हिरंती जी, आप यूट्यूब पे जो क्लासेस करते थे रेगुलर, तो रेगुलर करते थे या बीच में गैप वगैरह चलता था? नहीं सर, डेली, तो क्वांट के लिए डेली। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि मैथ्स के लिए रेगुलर होना पड़ता है, कंसिस्टेंट, अगर आप मेहनत करते हैं। और हिरंती जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि आप देख पाते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कितने टाइम में आंसर बता पा रहे हैं, आपका कितने टाइम में आंसर आ रहा है। जब एक हेल्दी कंपटीशन होता है हिरंती जी, जैसे मैं क्लास में भी बोलता हूँ कि कंपटीशन अगर हेल्दी होता है तो डेफिनेटली वहाँ पर आपके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ओवरऑल मैथ्स का। अच्छा हिरंती जी, एक और सवाल है कि तैयारी तो कर लिया आपने, स्ट्रैटेजी बता दिया, पूरा सब कुछ बहुत बढ़िया से किया था आपने, बट फिर भी एग्जामिनेशन वाले दिन जब एग्ज़ाम देने जाते हैं हम लोग, पेपर सामने आता है, नर्वस तो ही जाते हैं। बहुत ज़्यादा सर, मेरे को ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छे से प्रेपरेशन की, बहुत ज़्यादा अच्छे से, Okay. पर वो 20% है। इट्स नॉट इवन हाफ द बैटल वॉन। फिर आप वो दिन जाओगे और प्रेशर सबके ऊपर है, हाँ। तो वो 80% मैटर कर रहा है कि आप उन 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर कैसा परफॉर्म कर रहे हो। और कंपटीशन उन लोगों से, अगर आपके लिए कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो सामने वाले के लिए भी होगा। हाँ। तो इतना कॉन्फिडेंस खुद पे होना चाहिए कि मैंने प्रिपेयर किया है। वहाँ पे बैठे हो, अपना दिमाग का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो, और जो भी पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने सब पढ़ा है, बट मे बी उस मोमेंट पे अगर आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए या घबरा गए, yes. तो वो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। मतलब एग्ज़ाम में ऐसा भी होता है ना कई बार कि स्टार्ट किया, सवाल नहीं बना तो नर्वस हो गए, दूसरा सवाल बनाया नहीं बना, तो ऐसा कभी आपके साथ हुआ कोई एग्जामिनेशन में? सर मेरे को ऐसा लग रहा है आजकल डेलिबरेटली पेपर ऐसे सेट हो रहे हैं Okay. कि स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस वो रखते हैं कि ये तो हो ही नहीं पाएंगे। तो इट्स ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ योर कॉन्शियसनेस कि आप कितने कॉन्शियस हो, कितना अटेम्प्ट करना है वो इम्पोर्टेंट है, पर किन किन क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट करना है वो भी उतना इम्पोर्टेंट मतलब है। स्किप करना एक आर्ट है जो आना चाहिए स्टूडेंट को। यस। तो दोस्तों देखिए, स्टार्टिंग में जो पेपर होता है ना,
तो हिरंती जी ने जैसा बताया कि स्टार्टिंग पेपर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट देखने को मिले, बट आप लोगों को स्किप करते आना चाहिए। अगर ठीक से आप लोग स्किप कर देते हैं, आपकी तैयारी बेहतर है, तो डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हिरंती जी, ये तो अपनी सब्जेक्ट की बात हो गई है, प्रोफाइल की बात हो गई है, और इसके अलावा आप कुछ बच्चों को गाइड करना चाहेंगे क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे बच्चे आज की डेट में ना तैयारी स्टार्ट करते हैं, तैयारी स्टार्ट करने के बाद कुछ टाइम तक तैयारी करते हैं, फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लाइक आपने जैसे बताया था कि SBI JA का एग्ज़ाम निकाल दिया था, उसके बाद PO के लिए आपको नहीं पता था कि क्या रैंक आएगा, किस तरीके से आएगा। आपके दोस्तों ने बताया कि एक बार चेक करो, देखो कौन सा रैंक आया, तो आपको पता चला था। तो वैसे ही आप बच्चों को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे, किस तरीके से उनको अपनी तैयारी करना चाहिए? मैथ्स, स्पेशली आपका मैथ्स वीक था, उसको भी आपने स्ट्रॉन्ग किया, तो आप बच्चों को क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से वो अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं? व्हाट आई बिलीव इज सर, वो जो श्लोक है गीता में कि कर्मण्यवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचित्, तो हम रिजल्ट पे इतना फोकस हो जाते हैं ना कि हम उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते हैं। Yes. तो जब मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट की तो मेरा पूरा फोकस ये नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, Okay. वो सेकेंडरी मैटर था। पहला था कि मेरे को ये जो सब्जेक्ट मैं आज उठा रही हूँ ना, ये मैं जब बंद करूँ ये किताब, तो मेरा हो जाना चाहिए कि इसको अगर कोई क्वेश्चन मुझे बोले तो मैं उसे सॉल्व कर पाऊँ। तो मेरा सिर्फ ये था कि आप उसे प्रॉपरली अच्छे से पढ़ो और उसे अच्छे से समझ लो, फिर जो रिज़ल्ट होगा वो होगा। क्योंकि डर सबको रहता है। जब मेरा जूनियर एसोसिएट में सिलेक्शन हुआ तो मैंने PO की एग्ज़ाम दी थी और इंटरव्यू भी दे के आई थी। फिर जब रिज़ल्ट वाला दिन था तो आई वॉज श्योर कि मेरा नहीं होगा। वो एक दिमाग भी होता है कि आप वर्स्ट केस सिनारियो लेके जाओ ताकि फिर हर्ट ना हो, पर मेरे को इतना श्योर था क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है आपको कि शायद सामने वाला बेटर कर रहा हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तो परसिस्टेंट रहना चाहिए और बिलीव करना चाहिए। मतलब खुद पर यकीन होना चाहिए कि भाई आप निकाल सकते हो, और कंसिस्टेंट तो रहना ही पड़ेगा दोस्तों, कंपटीशन इतना है कि। हिरंती जी, एक सवाल पूछना चाहूँगा मैं कि मतलब कौन सा च्यवनप्राश खाते हो आप, क्या करते हो? मतलब 3 घंटे पढ़कर एग्ज़ाम क्रैक करना, मतलब आज की डेट में ना बच्चा पढ़ रहा है, 5 घंटे पढ़ रहा है, 6 घंटे पढ़ रहा है, फिर भी एक बार कहीं ना कहीं उनको लगता है शायद सर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आप कंसिस्टेंट 3 घंटे पढ़ रहे हो और सिलेक्शन केवल एक एग्ज़ाम में नहीं, SBI JA हो गया आपका, IBPS PO हो गया, और SBI PO में ऑल ओवर इंडिया रैंक 3rd, मतलब कैसे? सर ऐसा है कि जो भी एग्ज़ाम्स होती है ये माइंड गेम होता है कि आप इतना ज़्यादा उसमें घुस जाते हो कि आप खुद को टाइम नहीं दे पाते। तो मेरे को ऐसा लगता है हॉबीज़ को भी साथ में परसू करो और खुद का दिमाग इतना लाइट रखो कि जब आप पढ़ने बैठो तो आप अच्छे से पढ़ पाओ। ऑल्सो जो आप पढ़ रहे हो उसमें अपने फुल एफर्ट्स पढ़ो। वो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क वाला जो डिफरेंस होता है कि आप पढ़ तो रहे हो पर क्या पढ़ रहे हो और कैसे पढ़ रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो सबके लिए स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है। मेरे लिए ये वर्क करी शायद किसी के लिए नहीं करेगी, पर अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइंड होनी चाहिए कि ये मेरे लिए वर्क कर रहा है। इट्स लाइक हिट एंड ट्राई, तो हो गया। अगर ये आपके लिए वर्क कर रहा है तो बी ऑन दैट, स्टिक टू दैट एंड डू इट टिल द पॉइंट यू रीच द एंड। मतलब हिरंती जी, एक बात क्लियर है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बनाते आना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल क्या करते हैं ना बच्चे, हमेशा हमसे क्लास में पूछते हैं सर कोई स्ट्रैटेजी बता दो सिलेक्शन की। बट मेरा भी यही मानना है कि हर एक बच्चे का एक अपना स्ट्रैटेजी होना चाहिए, वो उसी को इम्प्लीमेंट करेगा तो सिलेक्शन लेने में आसानी होगी। क्योंकि अगर मैं एक स्ट्रैटेजी बनाकर देता हूँ बच्चों को, तो मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू के साथ देखता हूँ कि यार इसको सब कुछ आता होगा, सारी चीज़ें क्लियर कर ली होगी, बट उसका कौन सा सब्जेक्ट कैसा है वो खुद जानता है, कितना अच्छे से वो कर पाता है चीज़ों को। तो एक अपनी खुद की स्ट्रैटेजी होना चाहिए, और उस स्ट्रैटेजी पर अगर आप काम करना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आप लोग भी बहुत जल्दी सिलेक्शन लेंगे। हिरंती जी, मैं हमेशा क्लास में बच्चों को बोलता हूँ कि एक दिन आपका सिलेक्शन होगा तो आप लोगों को भी इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। आपसे भी बात हुआ था जब आपका आई थिंक 2-3 एग्ज़ाम एक साथ आ गया था, जब बात हुआ था, कौन कौन सा एग्ज़ाम था तब? सर उस टाइम पे RBI का इंटरव्यू था, SBI PO का मेंस था, और साथ ही में NIA-CL भी था। हाँ। तो उस टाइम इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा था कि कैसे फोकस करूँ और किस पे ज़्यादा करूँ। ओके। तो मैंने आपसे एक बार गाइडेंस लिया था। हाँ, मतलब वो दिन याद है हिरंती जी, उसके बाद तो बहुत दिनों बाद। दोस्तों आपको बता दें कि हिरंती जी को हमने बुलाया था, मतलब ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट नहीं किया था, इंस्टाग्राम पे ही ऐसा हम लोग कनेक्ट थे, तो वहाँ पर मैंने मैसेज किया था हिरंती जी को कि आप स्टूडेंट को थोड़ा गाइड करेंगे क्या। बहुत सारे बच्चे हमारे हैं जो SBI PO की भी तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब नॉट एक्सपेक्टेड कि हिरंती जी आप आएंगे, क्योंकि ये वर्कलोड इतना होता है,
और उसके बाद आपका आना, थैंक यू सो मच। सर इट्स बीन अ प्लेजर। हाँ, मतलब बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ लगती है मेरे को कि वो भी कभी है ना कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम लोग पढ़ तो रहे सिलेक्शन लेने के लिए और क्या करना चाहिए। तो आप जिस तरीके से आज गाइड किया ना बच्चों के लिए, बहुत बहुत मतलब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेसन हो जाता है कि किस तरीके से कर सकते हो। सबसे अच्छी इस इंटरव्यू की बात ये रही दोस्तों, 3 से 4 घंटे पढ़ के भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएंगे और स्ट्रैटेजी के साथ आप अगर तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना, आप देख रहे हैं हिरंती जी हमारे सामने बैठे हैं और 2 दिन बाद इनका आरबीआई ग्रेड बी का इंटरव्यू है। मतलब ऐसा दिमाग में नहीं है हिरंती जी कि यार मेरा तो इंटरव्यू है, मैं इधर क्यों जाऊँ, मेरा इंटरव्यू रहेगा तो उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नहीं सर, ऐसा नहीं था। फर्स्ट थिंग आपने बोला और मेरे को ऐसा है कि सर ने बोला है तो मैं ज़रूर जाऊँगी। प्लस आई वुड रियली लाइक टू हेल्प दी एस्पिरेंट्स जो कि एस्पायर कर रहे हो, क्योंकि हम भी उस फेज़ में थे। हाँ। हम भी तब चाह रहे थे कि कोई एक बार तो हमें बता दे कि क्या करना चाहिए। तो तब मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है तो आई यूटिलाइज इट। ओके, तो दोस्तों मतलब हिरंती जी के बारे में क्या ही बोले। हिरंती जी, जहाँ तक मेरे को अभी तक आपके इंटरव्यू के साथ समझ में आया कि आपका माइंडसेट पूरा स्टार्टिंग से क्लियर था। कभी भी आपने सेल्फ डाउट नहीं रखा है कि होगा नहीं होगा, मतलब सोच लिया है करना है तो वहाँ पर आपने किया। स्ट्रैटेजी अपनी रही थी इनकी, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं कि मैथ्स सब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, फिर भी उन्होंने उसको स्ट्रॉन्ग किया। क्योंकि क्या होता है ना हिरंती जी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जब स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि मैथ्स हमारा वीक है, हमसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो आपको ऐसा लगा था कभी कि यार मैथ्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और मेरा वीक है तो कैसे होगा, क्या होगा? जब स्टार्ट किया था सर तो एक बहुत मेजर डाउट था कि क्या मैं कर पाऊँगी। हाँ। बिकॉज जहाँ तक मेरे को मेरा बैकग्राउंड पता है कि मैं नहीं कर पा रही थी। तो एक मैंने खुद से पूछा कि क्या मैं कर पाऊँगी। फिर देन आई सेड नहीं, मैं कर लूँगी, बस थोड़ा सा एफर्ट्स ही तो लगाना है। तो वो एफर्ट्स मैंने लगाए और धीरे धीरे, जब एकदम से तो कोई भी चीज़ रिजल्ट नहीं देती है, बट जब थोड़ा लगाए एफर्ट्स और थोड़ा भी रिजल्ट आया ना, तो इट वाज एक रिलीफ मिला कि हाँ मेरे एफर्ट्स काम कर रहे हैं। तो इट गेव मी मोटिवेशन की और करते रहो। हाँ, तो दोस्तों ये था हमारा हिरंती जी के साथ कंप्लीट इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बहुत पॉजिटिव बातें हम लोगों को बताई है। एंड अगर आप लोग भी इस इंटरव्यू को पूरा देखें तो करो अच्छे से मेहनत यार, है ना। मेहनत करोगे तो रिजल्ट निकलेगा। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल है जिन्होंने एक साथ 3 एग्जाम क्रैक किए और आरबीआई ग्रेड बी का हिरंती, जहाँ तक हमको लग रहा है कि आरबीआई ग्रेड बी में आपका बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसकी भी मिठाई खिलाना फिर आपने ठीक है, कि अगर आप भी एक प्रॉपर तरीके से तैयारी करेंगे तो आप भी सिलेक्शन लेंगे। यार मत देखो कंपटीशन को, आप अपनी मेहनत को देखो, अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करो, कंसिस्टेंट रहो। अच्छा, एक सवाल मेरे को पूछना था हिरंती जी आपसे कि आज की टाइम में ना बच्चा डाइवर्ट बहुत जल्दी हो जाता है। मतलब इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप पे पढ़ते पढ़ते कहीं मैसेज आ गया, चले जाएंगे उधर, 1 घंटा कब निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ था कभी? सर मेरे साथ है कि आई गेट डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजीली। हाँ। तो मुझे खुद के बारे में पता था कि ये मेरा वीक पॉइंट है। तो मैंने खुद से सारे जो भी सोशल मीडिया ऐप्स थे वो अनइंस्टॉल करके रखे थे। ऐसा नहीं आई वॉजंट हैंगिंग आउट, मैं अपनी फैमिली के साथ हैंग आउट करी, फ्रेंड्स के साथ, बट आई एम नॉट यूजिंग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और एनी सॉर्ट ऑफ दीज थिंग्स। तो जब सोशल मीडिया ऐप्स नहीं रहते वो डिस्ट्रैक्शन हट जाता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर पूछना चाहूँगा हिरंती जी कि ये तो बच्चे भी जानते हैं, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन होता है, हम लोगों को सोशल मीडिया वगैरह से दूर रहना चाहिए। बट ये एक रीज़न दे देते हैं कि सर टेलीग्राम से हम लोगों को कंटेंट मिलता है, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू हम लोगों को कंटेंट मिलता है, तो कंटेंट के लिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या ऐसा आपके साथ भी कभी थॉट रहा था? सर मैंने मतलब कंटेंट बहुत सारा है। हाँ। और वो वेबसाइट्स पे भी है, यूट्यूब पे भी है और उतना ही रेलेवेंट कंटेंट है। तो मैंने कभी ये सब कंटेंट यूज़ नहीं किया और इट वर्कड फॉर मी। अच्छा, ध्यान से सुना आप लोगों ने। पता है हिरंती जी, बच्चे मैसेज करते सर पीडीएफ नहीं आया अब तक, पीडीएफ नहीं आया अब तक। तो पीडीएफ बेटा क्लास में ही हम लोग कंप्लीट कर लेंगे चीज़ों को, तो बाद में पीडीएफ की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारा कंटेंट भी इकट्ठा नहीं करना है हम लोगों को। बस जिस तरीके से हिरंती जी ने बताया कि सोशल मीडिया से दूर हो जाओ और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करो, डेफिनेटली आप लोग भी बहुत जल्दी से सिलेक्शन लेने वाले हो और आप भी इसी तरीके से यहाँ पर आकर अपनी सक्सेस स्टोरी बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने वाले हैं। हिरंती जी, एक और सवाल है कि आपने इसे प्रीलिम्स तो क्वालिफाई कर लिया, अब मेंस के लिए आपका क्या स्ट्रेटजी रहा था, किस तरीके से आपने मेंस की तैयारी की थी?
सर मेरे को ऐसा लगता है कि प्री के साथ ही मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जानी स्टार्ट हो चाहिए जानी चाहिए। कि जब आप प्री की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बी कॉन्फिडेंट कि ये मैं निकाल लूँगा, पर अगर निकाल लिया हाँ। तो क्योंकि टाइम बहुत कम टाइम होता बहुत है, कम होता है, तो right। अगर निकाल लिया तो फिर आप उस टाइम पे नहीं सोच सकते ना कि आज मैं स्टार्ट करूँगा मेंस की प्रिपरेशन। हाँ। तो मैंने मेंस की प्रिपरेशन हैंड टू हैंड स्टार्ट कर दी थी। सब्जेक्ट सेम होते हैं, बस लेवल डिफिकल्ट हो लेवल जाता है। डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए एग्जैक्टली अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको प्री के लिए भी एक बैकग्राउंड मिल रहा है कि प्री आसान हो रहा है आपके लिए। हाँ। तो मैंने हैंड टू हैंड किया, और स्पेशली जीए वाला जो चीज़ था कि मैंने उसे स्टार्टिंग से ही रखा, क्योंकि एंड में वो कवर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। ओके। तो मैंने हैंड टू हैंड सब कुछ प्रिपेयर किया और बहुत ईजीली हो गया। मतलब आज की डेट में बच्चे ना वेट करते हैं, पहले एक बार प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाए, प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाए, उसके बाद सर मेंस देख लेंगे। बट अगर एक बार बच्चा मेंस की तैयारी भी स्टार्ट कर लेता है, ऑटोमेटिक प्रीलिम्स उनके लिए इजी हो जाता है। आजकल हम भी यूट्यूब पे जब पढ़ाते हैं ना, मेंस का कंटेंट दे रहे होते हैं तो बच्चा गायब हो जाता है कि सर एक बार प्रीलिम्स तो क्वालिफाई करें। बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सिलेक्शन के लिए तैयारी कीजिए, क्वालिफिकेशन के लिए मत कीजिए कि मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए फिर उसके बाद तैयारी करेंगे। अगर आपने सोच लिया कि सिलेक्शन लेना ही है तो सिलेक्शन के लिए आप तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो आज के सेशन को फिर यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच हिरंती जी जो आप आए, और लिटरली बहुत अच्छा लगा मेरे को इस इंटरव्यू में कि आपने सारे वो पॉइंट्स बताए जो एक्चुअल में स्टूडेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं लगा मेरे को कि ये कुछ ज़्यादा करना चाहिए, कुछ कम करना चाहिए, एकदम बैलेंस था, बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच सर इट्स बीन अ प्लेजर।